नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल के बाहर, क्योंकि कोविड के मामलों में कुछ इस तरह से बढ़ोतरी दिख रही है कि अब जो मरीज हैं कोविड के वो अस्पतालों में भी भर्ती होने लगे हैं। मुंबई में एक्टिव जो कोविड मामले हैं वो 500 के पार आंकड़ा जा चुका है। उनमें से 43 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं और उनमें से 50% यानी कि 21 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो इसी सेवन हिल्स अस्पताल में 30 मरीज भर्ती यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उनमें से 5 मरीज आईसीयू में हैं। वहीं मुंबई के तमाम निजी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर 10-10 बेड और कहीं ज़्यादा रिजर्व कर दिए गए हैं। तो किस तरह से कोविड वार्ड एक बार फिर से मुंबई में खुल गए हैं, किस तरह से महाराष्ट्र भर में 50% मामले XBB.1.16 वेरिएंट के हैं, किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ स्टाफ रूपाली पालव तीसरी बार कोविड वार्ड में ड्यूटी पर हैं। 8 घंटे इसी वार्ड में तैनात रहती हैं। कहती हैं बार बार लौटते नए वेरिएंट ने वायरस से लड़ना सिखा दिया है। पहले टाइम हम कुछ भी पता नहीं था, हम ये चीज़ से नोन ही नहीं थे, तो पहले टाइम बहुत डर था क्या करने का, घर पे जाके किस कहाँ भी टच नहीं करके पहले जाके नहाने का वगैरह, अपना बैग वगैरह साइड में रखने का, सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज़, ये सब चीज़ें पता चल गई ना, इसके लिए हम घर वालों का और खुद का भी ख्याल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2117 एक्टिव कोविड मामले हो चुके हैं। एक महीने में करीब 200% से ज्यादा उछाल। इनमें से सबसे ज्यादा पुणे में 597 और मुंबई में 558 एक्टिव कोविड मामले हैं। मुंबई में एक्टिव केसों को देखें तो एक महीने में 1000% की बढ़ोतरी दिखती है। एक महीना पहले जहां सिर्फ एक कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं अभी मुंबई में 43 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से करीब 50% यानी कि 21 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनायक सावडेकर बताते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट वाले अधिकांश मरीज इन्फ्लुएंजा H3N2 के क्रॉस इन्फेक्शन वाले या फिर दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो अभी पॉजिटिव है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव, यानी उनको साथ उनके मेन बीमारी उनकी अलग रहती हुई है, उसके साथ में उनका H3N2 या फिर कोविड का जो रिपोर्ट है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव आ रहा है। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 50 कोविड बेड तैयार किए गए हैं। 4 कोविड मरीज यहाँ फिलहाल भर्ती हैं और सभी के लक्षण पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत ही रेयरली लूज मोशंस करके प्रेजेंट हो रहे हैं, पर बाकी उसके सिवाय और कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे जिसके तौर पे एक अलग से कुछ उस पर ध्यान दिया जाए। हमेशा की सिम्टम्स है। वहीं मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली सभी निजी अस्पतालों के कोविड वार्ड में 10-10 कोविड बेड रिजर्व किए जाने की बात कर रहे हैं। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में 14 बेड आईसीयू सेटअप आइसोलेशन रेडी करके रखा है, जहाँ पे मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ फैसिलिटी है, मेडिसिन वगैरह सब है। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 309 मरीज हैं और H1N1 के 427 मरीज हैं। दोनों ही टाइप से 4 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में अब तक हो चुकी है। कोविड से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण हैं मरीजों में ज़्यादा गंभीर नजर आते हैं और दोनों के साथ अटैक से चिंता और एक्सपर्ट्स की बढ़ गई है। इन्फ्लुएंजा का जो टेस्ट है वो महंगा होता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद कई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मरीज हैं वो इसका टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में प्रेस रिलीज में दिए गए आंकड़े और ज़मीनी आंकड़े इस बीमारी के उसमें बड़ा अंतर भी हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ और अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्हें सदस्यता जाने के बाद अब सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। ये जो नोटिस है उन्हें लोकसभा सचिवालय की ओर से आया है और 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। चिट्ठी में लिखा है कि 22 अप्रैल से आवास का अलॉटमेंट रद्द माना जाएगा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। हम इस वक्त 12 तुगलक लेन में हैं। ये राहुल गांधी का सरकारी आवास है। ये वो आवास है जो उन्हें संसद सदस्य होने के नाते मिला है। करीब 19 साल से राहुल गांधी यही बंगले में रह रहे थे, लेकिन चूंकि अब उनकी संसद की सदस्यता चली गई, लिहाजा उन्हें यह घर या बंगला कह सकते हैं खाली करना पड़ेगा। ऐसा लोकसभा की आवास समिति ने नोटिस दिया है और कहा है कि करीब 1 महीने के भीतर आप ये बंगला जो मिला हुआ है संसद सदस्य होने के नाते आप ये बंगला खाली कर दें। हालांकि राहुल गांधी के पास मौका है, अगर ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं
और उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाती है तो उन्हें यह घर फिर से वापस मिल सकता है। राहुल गांधी अगर चाहें तो वह लोकसभा की जो आवास समिति है उसको बकायदा ये अनुरोध कर सकते हैं कि हम कुछ दिन और ये बंगला रखना चाहते हैं अपने पास, तो हो सकता है उन्हें यह मौका मिल जाए। लेकिन जो फिलहाल लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन्हें यह घर, ये बंगला करीब 1 महीने के भीतर खाली करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस के खासतौर से जो नेता हैं वो खासे नाराज है। उनका ये कहना है कि सब कुछ ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और यही वजह है कि सूरत कोर्ट का जो फैसला हुआ वह उन्हें संसद की सदस्यता उससे चली गई और अब ये बंगला भी उनके हाथ से चला जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आज 10वें दिन संसद की कार्यवाही सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच नहीं चल पाई। विपक्ष ने जहां काले कपड़े पहनकर विरोध जताया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, कांग्रेस ओबीसी का अपमान कर रही है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी के निष्कासन पर अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को कांग्रेस, लेफ्ट, बीआरएस और शिवसेना के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष लामबंद हो गया है। सोमवार सुबह 17 विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। संसद की कार्रवाई पहली बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो खासा मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात को संसद में उठाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे और यही वजह है कि अपनी लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक वो पहुंचा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हम तो साथ थे, बराबर ही साथ थे। तो आपको लगता है विरोध का तरीका आपका अलग था बाकी विपक्षी विरोध तो हम विरोध में तो सबसे आगे थे, तब भी थे, अब भी हो। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अंदर रख रही है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर रही है, ये इनका घबराहट दिखाती है। उधर बीजेपी ने भी सोमवार को राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर अपना हमला जारी रखा। कहाँ भगवान राम और कहाँ ये लोग। आपने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ। क्या आपको सावरकर जी जैसे लोगों की भागीदारी के बारे में पता है? राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ ही मिनटों में राज्यसभा ने बिना चर्चा के फाइनेंस बिल को ध्वनि मत से रिटर्न कर दिया। जम्मू और कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल भी बिना चर्चा के लोकसभा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया। सब लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर गांधी जी की मूर्ति के पास ओबीसी के सांसद हैं, राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि आप पिछड़ा समुदाय से माफी मांगिए। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 10 दिन तक हंगामे के बाद बजट सत्र खत्म होने के कगार पर है। अब सबकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का विपक्ष के साथ आना 2024 से पहले विपक्ष के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं महाराष्ट्र की। वीर सावरकर पर बार बार राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे हमले से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज हैं। मालेगांव में रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या होगा। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है।
गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। शनिवार को राहुल गांधी के दिए इस बयान के बाद अब कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाराज हो गए हैं। मालेगांव की अपनी सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अपने देवता का अपमान नहीं सहेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। साथ ही पार्टी ने अपना विरोध जताने के लिए सोमवार शाम को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से विपक्ष के लिए रखी गई डिनर में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राउत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती आम्ही। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, संजय राउत आपके साथ चले, हम सब आपके साथ हैं। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। सावरकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। कि सावरकर आमचं दैवत है, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। बात वार्निंग की नहीं है, हमने हमारी बात भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट आदर का विषय है, वो हमेशा रहेगा। पर ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के साथ ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र भर में सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया। ये बहुत ही सभी हदें पार करने का ये वर्तन था और इसलिए हम लोग सभी लोग ये राहुल गांधी के ये कृत्य का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं। दिल्ली में शिवसेना और बीजेपी के सांसदों ने संसद के बाहर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी की ओर से सावरकर पर दिए गए इस बयान को एक सोची समझी साजिश करार दी। 2014 में सत्ता जाने के बाद राहुल गांधी जी ने बार बार सावरकर जी का अपमान किया है, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, और ये अपमान करने के पीछे उनकी बहुत बड़ी सोची साथी समझी राजनीति है, तुष्टीकरण का नीति वो अपनाते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अब भी राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते नजर आए। देखो, उनकी विचारधारा क्या है वो उनकी विचारधारा रखेंगे, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी की विचारधारा हमने रखी है, उनकी पार्टी की विचारधारा उन्हें रखी है। राहुल गांधी की ओर से सावरकर पर दिए गए बयान से जहां उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना आक्रामक है। अब देखना यह अहम होगा कि क्या इसका कोई असर महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर पड़ेगा या नहीं। देखिए, आने वाले समय में कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान किया गया है, उससे ये तो साफ है कि इन चुनावों में सावरकर एक अहम मुद्दा होने वाले हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और आईआईटी बॉम्बे में फरवरी महीने में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्र दर्शन सोलंकी के कमरे से पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने कहा है कि आत्महत्या से मरने वाले छात्र ने सुसाइड नोट में एक सहपाठी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। घटना के 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद जब एसआईटी मामले की जांच कर रही है, तब जांचकर्ताओं ने यह दावा किया है कि दर्शन सोलंकी ने सुसाइड नोट में एक छात्र के नाम का जिक्र किया था। सूत्रों ने बताया कि सुसाइड नोट में जिस छात्र के नाम का जिक्र किया गया है वो मृतक छात्र का सहपाठी है। पुलिस ने छात्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि दोनों छात्र के बीच क्या हुआ था। और मुंबई की फार्मेसी कंपनी सन फार्मा ने ऐलान किया है कि एक रैंसमवेयर ग्रुप ने उस पर हमला किया है। सन फार्मा कंपनी की आईटी हैकिंग 2 मार्च को हुई थी, लेकिन सन फार्मा ने कहा है कि रैंसमवेयर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूचना सुरक्षा घुसपैठ 2 मार्च को हुई थी। हालांकि घटना के 25 दिन बाद रैंसमवेयर ने घोषणा की है कि हमले के लिए वो जिम्मेदार है। हैकर्स ने कंपनी के सिस्टम पर हमला किया, कुछ फाइल सिस्टम हैक कर लिए गए हैं। सन फार्मा ने कहा है कि कंपनी से जुड़ा निजी डेटा चोरी हो चुका है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि आईटी सिस्टम को बदल दिया गया है। संभावना है कि इस घटना के कारण कंपनी की आय गिर जाएगी। और माफिया डॉन अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। कल रात उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर पुलिस चली। तमाम तरह के अंदेशों के बीच वो इलाहाबाद की नैनी जेल पहुंचा। अतीक ने खुद को मार दिए जाने का डर जताया था। अब कल इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होगी। पेशी के दौरान उसका भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी भी वहां मौजूद होंगे। अतीक अहमद को जो साबरमती जेल से नैनी जेल को लाना था वो यहाँ पर आ गए। अगर हम आपको दिखाएं
तो यहाँ पर जो है वो कुछ गाड़ियाँ जो है वो आना शुरू हो गई हैं और जो है वो काफिला जो है धीरे धीरे करके गाड़ी आ रही है वो अंदर आएगा। और एक अनुमान जो लगाया जा रहा था कि अतीक को यहाँ पहुँचने में देर होगी, तकरीबन रात को 10-11 बज जाएगा, लेकिन वो 10-11 नहीं बजा, बल्कि आप समझिए कि सूरज डूबने से पहले ही अतीक के तमाम लोग जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वो सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी कि ले करके जा रहे हैं। मीडिया के लोग हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो एक तमाम आकांक्षाएं थी, जो एक बातें थी, वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर के यहाँ पर आया गया है और ये गाड़ी ले करके ये पूरी जा रही है अंदर। नैनी जेल के अंदर जो है वो गाड़ियाँ ले करके जा रहे हैं। नैनी जेल के अंदर वो गाड़ियाँ ले करके जा रहे हैं। वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ले करके जा रहे हैं वो गाड़ियाँ। और यहाँ पर हम अगर दिखाएं तो 2 नंबर गेट की तरफ से जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सारी गाड़ियाँ आई हैं। यहाँ पर ये जो जेल है यहाँ पर रखा गया है। आमतौर पर ये होता है कि कैदी को बाहर उतारा जाता था, लेकिन यहाँ पर कैदी को बाहर नहीं उतारा गया, बल्कि अतीक को गाड़ी के साथ अंदर ले जाया जा रहा है। और गाड़ी के साथ अंदर जा करके वहाँ हो सकता है कि शायद वो गेट खुला है और हो सकता है कि वहाँ पर ले जा करके उसे उतार करके फिर पैदल ले करके जाएं। इसके अलावा अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है, उसे भी संभवतः इसी तरीके से यहाँ पर ला करके और उसे पहुँचाया जाएगा। तो एक पुलिस की जो एक बड़ी बात थी ये कि उसे जो ले करके आ रहे थे, एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, वो उन्होंने जो है फिलहाल अतीक को यहाँ पर पहुँचा कर किया। और एक अगली बड़ी परीक्षा होगी तब जब वो कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे, तब भी एक ऐसे ही एहतियात और सुरक्षा की बात होगी। और इसी तरीके से इतनी ही सुरक्षा के साथ अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। तो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिन बातों की तमाम आशंकाएं थी, वो सारी आशंकाएं निर्मूल हुई। पुलिस ने जो है कानून का जो कह रही थी कि हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, उसे करते हुए वो यहाँ पर लाई और अतीक को सकुशल नैनी जेल में, फिलहाल उसे यहाँ पर साबरमती जेल से नैनी जेल में ट्रांसफर किया है। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर इसे लिंगायत और वोकालिगा में बांट दिया है। इसको लेकर बवाल इतना बढ़ा, शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिवमोगा में हिंसा। अनुसूचित जाति के बंजारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर का घेराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी मांग है कि बसवराज बोम्मई सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिश के तहत रिजर्वेशन के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। पिछले शुक्रवार को बोम्मई कैबिनेट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर इसे लिंगायतों और वोकालिगा में बांट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को सही ठहराया था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। मुसलमानों को आरक्षण 1994 में दिया गया था। तब अल्पसंख्यकों के सर्वे के आधार पर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए वीरप्पा मोइली सरकार ने ये 4% आरक्षण दिया था। You cannot take away or add any to the backward. बैकवर्ड क्लास लिस्ट से किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। Interim report. The High Court has rejected. No decision can be taken on interim report. ये कोर्ट में टिकता भी नहीं है। और दूसरा जो है, ये जो EMS में जो डाले हैं, कौन से बुनियाद पर? मुस्लिम आज बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड हुए हैं। आपको रिपोर्ट किसने दिया? हाल ही में बोम्मई सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था।
जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बसवराज बोम्मई सरकार ने भले ही रिजर्वेशन से जुड़े स्लैब में बदलाव लाए हों, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार चाहे जो भी बदलाव लाए, जब तक उस पर हाईकोर्ट की मुहर नहीं लगती तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और किस तरह से टेलीमानस मदद बनकर उभरा है, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां महिलाओं की सेहत और मानसिक तकलीफों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनसे जुड़ी समस्याओं के जो कॉल्स आते हैं उनमें से 70% कॉल्स महिलाओं के ही होते हैं। ऐसे में कौन सा है वो सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां ये महिलाओं को मदद मिल रही है, बिना पहचान जाहिर किए ये अपनी समस्याएं भी बता सकती हैं और इन्हें इलाज भी यहाँ पर मिल रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और कहीं पे इशू आ रहा है बाज़ अभी इन दिनों में आपको कहीं पे लगा कि यहाँ इशू हो रहा है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में ये एक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र है। 30 साल की सीरत यहाँ काम कर रही 18 महिला काउंसलर्स में से एक है। उनकी टीम 24 घंटे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से मानसिक परेशानियों के लिए आने वाले फोन कॉल्स पर परामर्श देती हैं। भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीमानस के तहत सीरत मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही एक युवा महिला को सलाह दे रही हैं। सीरत उस महिला की समस्या सुन उसे जरूरी सलाह दे रही हैं और साथ ही बता रही हैं कि बातचीत पूरी तरह गोपनीय है और उनकी पहचान जाहिर नहीं होगी। श्रीनगर में बीते 5 महीने से काम कर रहे इस डिजिटल कॉल सेंटर में एक खास बात ये सामने आई है कि यहाँ आने वाली 70% कॉल परेशान महिलाओं की होती है। ज़्यादा 70% वुमन है, तो हमें उनके लिए ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उनको लगता है कि स्टिग्मा अटैच हो जाएगा हमारे साथ, तो इसीलिए उनके लिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल और कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहती है और प्लस जो अनदर पर्सन जो हम है वो भी वुमन ही है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे साथ। डिजिटल कॉल सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि ये इलाका लंबे समय से आतंकवाद के साए में रहा है। ऐसे में यहाँ देश के अन्य इलाकों के मुकाबले मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कहीं ज्यादा हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह पाना अब आसान है और उस तक अब सबकी पहुंच भी है। लोग अपने घरों में बैठकर ही इलाज पा सकते हैं। क्लास की संख्या और उन पर बिताए गए समय के हिसाब से हम देश के 3 सबसे अच्छे केंद्रों में से एक हैं। In terms of number of calls received and in terms of hours spent on calls. मानसिक स्वास्थ्य को कभी समाजी शर्मिंदगी का नाम दिया गया, कभी कोई और नाम दिया गया, इसीलिए कई लोग इलाज करने के लिए अस्पताल नहीं जाते हैं। टेलीमानस के जरिए न सिर्फ हर एक को मानसिक स्वास्थ्य का इलाज मिल रहा है, बल्कि इसके ज़रिए से एक तलख हकीकत भी सामने आई है। जितनी भी कॉलें टेलीमानस को पिछले 5 महीनों से आई हैं, उनमें से 70% यहाँ की औरतों की हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।